हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की विदेश नीति के बारे में, यानी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में। तो आज की ये वीडियो एनईपी के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस बुक को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी तक आपका एग्ज़ाम में इस बुक से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमें अपने आंसर को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि आप हमें एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया कीजिए, जिससे कि हमें ये आइडिया हो सके कि आखिर कितने नंबर का पेपर आता है, हमें कितने टाइम में अटैम्प्ट करना होता है, हमें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, इन सभी चीज़ों का हमें आइडिया हो सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके ये सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, इसके एग्जाम पैटर्न को समझेंगे कि कितने क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करना होता है, कितने नंबर का पेपर आता है, और इसके बाद हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। देन हम बात करेंगे अभी तक आपके एग्जाम में इस बुक से जिस भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पेपर का नाम है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसे फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ते होंगे। और अगर टाइम की बात करें तो 3 घंटे का ये पेपर होता है, आपका 90 नंबर का पेपर होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चन आते होंगे, और मैं आपको बताना चाहूँगा 10 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और सभी के सभी इक्वल मार्क्स के होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि हमें किस लैंग्वेज में पेपर देना होता है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में से आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आप उसमें हम अपना आंसर दे सकते हो। जो क्वेश्चन पेपर होता है वो हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आप इंग्लिश में दे रहे हो तो पूरा पेपर इंग्लिश में दीजिए, अगर आप हिंदी में दे रहे हो तो पूरा पेपर हिंदी में दीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो नोट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपका सिलेबस है, और ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस है, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस ये है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें टोटल आपको 4 यूनिट्स को पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और हम बात करेंगे हमें अपने आंसर को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, जिससे कि हम कम टाइम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो फर्स्ट टाइप का आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि विदेश नीति होती क्या है, यानी व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी, एंड भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले आखिर ऐसे कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनके बारे में बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले 2 मेन फैक्टर हैं। पहला है आंतरिक कारक, जिसे हम घरेलू कारक भी कहते हैं, यानी डोमेस्टिक फैक्टर्स भी कहते हैं, और दूसरा है बाहरी कारक, जिसे हम एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कहते हैं, या फिर आप इसे इंटरनेशनल फैक्टर्स भी कह सकते हो। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये विदेश नीति होती क्या है, और भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाएगा, किसी भी लैंग्वेज में पूछा जाएगा, हमारा आंसर सेम रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर ये विदेश नीति होती क्या है, यानी व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक देश, यानी हर एक देश की सरकार अपने राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए दूसरे देशों के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सभी विषयों पर पालन करने वाली जो नीतियाँ बनाता है, उसी को हम विदेश नीति कहते हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊँ, जब कोई देश, जैसे फॉर एग्जांपल भारत, दूसरे देशों के साथ कैसे बात करेगा, कैसी दोस्ती रखेगा, कैसे व्यापार करेगा, ये सभी जो डिसीजंस होते हैं, ये सभी विदेश नीति कहलाती है, यानी फॉरेन पॉलिसी कहलाती है। मतलब एक देश दूसरे देशों के साथ जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध बनाता है, जिन नीतियों पर ये आधारित होती है, उन्हीं को हम विदेश नीति कहते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर विदेश नीति होती क्या है, यानी व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर हमें विदेश नीति की ज़रूरत क्यों है। तो चलिए अब इसको समझते हैं कि आखिर विदेश नीति की क्यों आवश्यकता है हमें, और इसके बाद हम समझेंगे कि आखिर भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें विदेश नीति की ज़रूरत पड़ती है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। मतलब विदेश नीति देश की सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा करने में मदद करती है, और यही नीति अन्य देशों के साथ समझौतों और गठबंधन बनाकर सुरक्षा मजबूत करती है।
तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो हर देश को अपनी सीमा यानी जो बॉर्डर होता है और आज़ादी यानी सोवरेनिटी की रक्षा करनी होती है और इसमें विदेश नीति बहुत काम आती है। फॉर एग्जांपल मान लो भारत किसी खतरे में है तो इस केस में भारत क्या करेगा, वो यूनाइटेड स्टेट्स यानी जो यूएसए है या फिर फ्रांस जैसे देशों से डिफेंस डील्स करता है और मिलिट्री एक्सरसाइज भी कराता है और इसके साथ ही ज़रूरत पड़े तो सपोर्ट भी मिल सकता है। तो कुछ इस तरीके से भारत अपनी सुरक्षा और भी ज़्यादा मजबूत कर लेता है। तो हमें विदेश नीति की जरूरत पड़ती है आर्थिक विकास और व्यापार के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देती है। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो विदेश नीति के मदद से एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार यानी ट्रेड और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करता है। तो कुछ इस तरीके से वो अपनी देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो जीडीपी है, उसको मजबूत कर सकता है। और इसके अलावा हमें विदेश नीति की जरूरत पड़ती है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए। मतलब विदेश नीति देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करती है। इससे वैश्विक समस्याओं को मिलकर समाधान किया जा सकता है। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो विदेश नीति की मदद से देश दूसरे देशों से अच्छे रिलेशन बना सकते हैं और जिससे कि वो आने वाले जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं, उनसे इकट्ठे होकर उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज क्लाइमेट चेंज है। ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ एक देश के साथ नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड के साथ है। तो अगर सारे के सारे देश मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पार्टिसिपेट करें तो इस प्रॉब्लम से निपटा जा सकता है। या फिर इसका एक और अच्छा एग्जांपल हो सकता है, लेट सपोज सभी देशों के बीच अच्छा रिलेशन है। तो ऐसे में अगर किसी एक देश के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिजास्टर आ जाता है, लाइक भूकंप आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो बाकी देश होते हैं वो उस देश की मदद करते हैं, लाइक उसे फूड सप्लाई करते हैं, मनी देते हैं और रेस्क्यू टीम भेजते हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर अच्छे रिलेशन होंगे तो लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक देश दूसरे देश का सपोर्ट करेगा। तो इसके अलावा हमें विदेश नीति की जरूरत पड़ती है वैश्विक छवि बनाने के लिए, यानी वर्ल्ड में हमारी एक इमेज हो, ये बनाने के लिए भी जो विदेश नीति है वो हमारी काफ़ी हेल्प करती है। ये देश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। इससे देश जो विश्व स्तर पर प्रभावशाली बनता है। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊँ तो विदेश नीति की मदद से कोई भी देश दुनिया में अपनी अच्छी छवि बना सकता है, यानी अपनी अच्छी इमेज बना सकता है। जैसे भारत क्या करता है, यूनाइटेड नेशन में शांति की बात करता है, गरीब देशों की मदद करता है और बड़े मंचों पर फॉर एग्जांपल G20 में एक्टिव रहता है। और इसकी वजह से दुनिया में यानी वर्ल्ड में भारत की जो इमेज है वो स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनी रहती है और बाकी देश भी भारत की बात को सीरियसली लेते हैं। और इसके अलावा हमें विदेश नीति की जरूरत पड़ती है विवादों के समाधान के लिए। मतलब विदेश नीति देशों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में मदद करती है। ये युद्ध के बजाय बातचीत और समझौते को बढ़ावा देती है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जब दो देशों के बीच कोई झगड़ा होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो विदेश नीति मदद करती है उसे शांति से सुलझाने में। सो आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा आखिर विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी होती क्या है और हमें फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत क्यों है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले आखिर ऐसे कौन कौन से कारक हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए, या फिर भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन से हैं, या फिर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है विदेश नीति को आकार देने वाले कारक कौन से हैं, तो अगर आपसे किसी भी तरीके से पूछा जाए आपका जो आंसर है वो सेम रहेगा। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले मेन दो फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें जो हमारा पहला फैक्टर है वो है आंतरिक कारक, यानी घरेलू कारक भी आप इसे कह सकते हो, और इंग्लिश में आप इसे इंटरनल फैक्टर्स कह सकते हो या फिर डोमेस्टिक फैक्टर्स कह सकते हो। और जो हमारा दूसरा कारक आता है वो है बाहरी कारक, इसे आप एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कह सकते हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स भी कह सकते हो, इंटरनेशनल फैक्टर्स भी कह सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आंतरिक कारक यानी इंटरनल फैक्टर्स के अंदर भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे भौगोलिक स्थिति, इतिहास और संस्कृति, राजनीतिक नेतृत्व और विचारधारा, और इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये इंटरनल फैक्टर्स के अंदर आते हैं, आंतरिक घरेलू कारक के अंदर आते हैं।
तो चलिए हम बात करते हैं कि बाहरी कारक यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। तो इसके अंदर आते हैं पड़ोसी देशों के साथ संबंध, वैश्विक शक्ति संतुलन और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आते हैं, यानी बाहरी कारक के अंदर आते हैं, या फिर आप कह सकते हो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये अंतर्राष्ट्रीय कारक के फैक्टर्स हैं, यानी इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं भारत की विदेश नीति को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसमें हम आंतरिक कारकों के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, यानी इंटरनल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आंतरिक कारकों के अंदर जो हमारा पहला फैक्टर आता है वो है भौगोलिक स्थिति, यानी जोग्राफिकल लोकेशन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की भौगोलिक स्थिति यानी जोग्राफिकल लोकेशन उसकी विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी का एक स्थायी और महत्वपूर्ण निर्धारक है। जैसे उत्तर में हिमालय प्राकृतिक सुरक्षा देता है, जबकि दक्षिण में हिंद महासागर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सामरिक मार्गों तक पहुंच देता है, यानी एक्सेस देता है। और ये स्थिति भारत को क्षेत्रीय शक्ति यानी रीजनल पावर बनाने का अवसर देती है। लेकिन साथ ही चाइना और पाकिस्तान की जो सीमा है इसका एक बड़ा विवाद है, यानी जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस चीज़ से हम ये समझ सकते हैं कि जो जोग्राफिकल लोकेशन होती है वो डायरेक्टली फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है, यानी प्रभावित करती है। तो इसका अगला फैक्टर है इतिहास और संस्कृति, यानी हिस्ट्री एंड कल्चर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत ने स्टार्टिंग से ही विकासशील देशों के हित की वकालत की है और इसके साथ ही नैतिक मूल्यों पर आधारित नीति अपनाई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति, अहिंसा, गुटनिरपेक्षता और आपसी सहयोग में विश्वास रखता है। यही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की मेन फीचर्स है, आप कह सकते हो यही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का मेन फीचर है। तो डोमेस्टिक फैक्टर्स के अंदर जो हमारा अगला फैक्टर आता है वो है राजनीतिक नेतृत्व और विचारधारा, यानी पॉलिटिकल लीडरशिप एंड आइडियोलॉजी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विदेश नीति के निर्माण में लीडरशिप का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता और पंचशील जैसे सिद्धांत दिए, जिसकी वजह से भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति यानी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाई और ये एक अच्छी बात थी। लेकिन इसकी आलोचना ये है कि ज़रूरत के टाइम पर ये नीति ज़्यादा आदर्शवादी साबित होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें 1962 के युद्ध में हमें मदद चाहिए थी, भारत को मदद चाहिए थी, लेकिन यूएसए अमेरिका ने मदद नहीं की। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, ये इसका एक आलोचनात्मक बिंदु है, यानी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इसका अगला कारक है राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता, यानी नेशनल सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता है। मतलब राष्ट्रीय हित भारत की विदेश नीति का सर्वोपरि सिद्धांत है, जिसका मतलब है कि भारत उन सभी नीतियों को अपनाएगा जो कि उसके नागरिकों और राष्ट्र के हित में हो। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि भारत की विदेश नीति का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो राष्ट्र हितों की रक्षा करना है। तो इसका अगला फैक्टर है जनमत और लोकतांत्रिक व्यवस्था, यानी पब्लिक ओपिनियन एंड डेमोक्रेसी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इसीलिए फॉरेन पॉलिसी सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बनाती बल्कि जनमत, मीडिया और संसद भी इसे इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। इससे पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी आती है, जिससे देश विदेश नीति में जनता के हित को ध्यान में रखकर ही अपनी पॉलिसीज़ बनाता है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत अपनी विदेश नीति में मानव अधिकारों और लोकतंत्र जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है, यानी प्रमोट करता है। सो आई होप आपको डोमेस्टिक के जितने भी जो फैक्टर्स थे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं कि भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले जो बाहरी कारक है, यानी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, यानी जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं उन्हें समझने वाले हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर जो पहला फैक्टर आता है वो है वैश्विक शक्ति संतुलन, यानी ग्लोबल पावर बैलेंस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में बदलते शक्ति संतुलन जैसे अमेरिका, रूस और चीन भारत की विदेश नीति को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जबकि आज के बहुध्रुवीय विश्व में बहुत ही ज़्यादा विभिन्न तरीके की शक्तियाँ आ गई हैं, यानी बहुत सारे पावरफुल कंट्रीज बन चुकी हैं आज के टाइम में। और इसी रीज़न की वजह से भारत
अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय संघ जैसी वैश्विक महाशक्तियों के साथ संबंध भारत के राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो इसका नेक्स्ट फैक्टर है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशंस जैसे इंस्टीट्यूशंस इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है और इसीलिए भारत शांति स्थापना और वैश्विक सहयोग में सक्रिय भूमिका निभाता है और इसी की वजह से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत होती है, यानी जो भारत की ग्लोबल लेवल पर इमेज है वो स्ट्रांग होती है। लेकिन आलोचनात्मक रूप से अगर देखा जाए, इन संस्थाओं की सीमित प्रभावशीलता और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का अभाव रहता है और यही चीज़ें भारत की जो भूमिका है उसको सीमित कर देती हैं। तो इसका अगला कारक है पड़ोसी देशों के साथ संबंध यानी रिलेशंस विद नेबर्स। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की विदेश नीति में उसके पड़ोसी देशों का विशेष महत्व है। तो मैं आपको बता दूं कि नेबरहुड फर्स्ट इस नीति के माध्यम से भारत क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। हालांकि दक्षिण एशिया में राजनीतिक अस्थिरता, आपसी अविश्वास और बाहरी शक्तियों जैसे विशेषकर अमेरिका और चीन का जो प्रभाव है वो इन नीतियों में बाधा डालता है। सो आई होप अब तक आपको फॉरेन पॉलिसी क्या होती है और फॉरेन पॉलिसी की हमें ज़रूरत क्यों है और आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, जिसके अंदर हमने बात की इंटरनल फैक्टर्स के बारे में और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में। तो अभी तक आपको ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की विदेश नीति देश की अंदरूनी और बाहरी दोनों कारकों से प्रभावित होती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है राष्ट्र हितों की रक्षा करना और दुनिया में देशों से अच्छे रिलेशन बना के रखना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से इन नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकोगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे नोट्स डाउनलोड करना है तो नोट्स को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के लिए आपको यहाँ पर जो बटन दिख रहा है मोर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो देन आपके सामने हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है डाउनलोड ऑल नोट्स। इसका लिंक हमने प्रोवाइड किया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हो देन आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है, जहां पर आप 12th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक के सारे जो नोट्स है उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। लेट सपोज अगर आपको 12th क्लास के जो नोट्स है उसको डाउनलोड करना है तो इसके लिए सिंपली आप क्लास 12th नोट्स, ये जो लोगो है इस पर आपको क्लिक करना है। अब लेट सपोज अगर आपको ग्रेजुएशन के जो नोट्स है उसको डाउनलोड करना है देन आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, ये जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर 6 सेमेस्टर तक के सारे जो नोट्स है वो आपको मिलने वाले हैं। अब लेट सपोज अगर मुझे सेकंड सेमेस्टर का किसी सब्जेक्ट का नोट्स डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर पे क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो नोट्स हैं वो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। अब लेट सपोज मुझे हिंदी मीडियम के नोट्स चाहिए तो मैं हिंदी मीडियम नोट्स पर क्लिक करूँगा। देन आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप इजीली जो नोट्स है उसको डाउनलोड कर सकते हो पे एंड डाउनलोड नोट्स पर क्लिक करके। अब इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर लेट सपोज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे जाना है और नीचे यहाँ पर आपको सपोर्ट एंड कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईजीली। और इसके अलावा यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो देन आपके सामने हमारे जो यूट्यूब चैनल का होम पेज है वो ओपन हो जाता है। और इसके अलावा मैंने आपको प्रोवाइड किया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। इन लिंक पर क्लिक करके आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना है इस ग्रुप को, सो दैट जो भी नोटिफिकेशंस हो, जो भी अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, यानी जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उन्हें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। इस पर प्रकाश डालिए, यानी इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, इसके बारे में बताइए। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे जिसमें हम बताएंगे कि 21वीं सदी में यानी 21st सेंचुरी में भारत की जो विदेश नीति है यानी भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उससे काफ़ी सारे जटिल और बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी काफ़ी सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस हैं जिनका
सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे वैश्वीकरण, तकनीकी परिवर्तन, क्षेत्रीय संघर्ष और महाशक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा, यानी जितने भी जो पावरफुल देश हैं उनके साथ कंपटीशन, तो ये सारी वो चुनौतियां हैं, ये सारे वो चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है हमारे भारत की विदेश नीति को। तो चलिए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि भारत की विदेश नीति के सामने ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं, यानी भारत की फॉरेन पॉलिसी के सामने ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला चैलेंज आता है वो आता है कि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की चुनौती, यानी हम अपने पड़ोसी देशों के साथ किस तरीके से संबंध बनाएं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के लिए अपने पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और कश्मीर मुद्दा लगातार तनाव पैदा करता है। इसके साथ ही चीन के साथ सीमा विवाद और समय समय पर होने वाले टकराव संबंधों को और भी ज़्यादा कठिन बनाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ नेपाल और श्रीलंका जैसे छोटे पड़ोसी देशों में चीन का जो बढ़ता प्रभाव है वो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो भारत के लिए पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन बनाना थोड़ा टफ है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बार बार टेंशन बनी रहती है, चाइना के साथ बॉर्डर को लेकर प्रॉब्लम चलती रहती है, और ऊपर से नेपाल और श्रीलंका का जो चाइना के करीब जाना है वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन है। और इसी रीज़न की वजह से इंडिया के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत के लिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन बनाना, अच्छे रिलेशन बनाना कितना ज़्यादा चैलेंज है, कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के सामने जो नेक्स्ट चैलेंज है वो है चीन का बढ़ता वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभाव। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज चीन एक शक्तिशाली देश बन चुका है और वो एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, यानी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी योजनाएं और हिंद महासागर में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। इसके अलावा भारत और चीन के बीच व्यापार असंतुलन और तकनीकी प्रतिस्पर्धा भी दोनों देशों के बीच तनाव पैदा करती है। मतलब आज चाइना एक बहुत ही पावरफुल कंट्री बन चुका है और एशिया में अपना इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ा रहा है। उसकी चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना है और हिंद महासागर में उसका बढ़ता प्रेजेंस इंडिया के लिए टेंशन बढ़ा रहा है, और इसी रीज़न की वजह से चाइना का जो बढ़ता इन्फ्लुएंस है वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के सामने जो अगला चैलेंज है वो है आतंकवाद और सुरक्षा संबंधित खतरे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत लंबे टाइम से आतंकवाद से जूझ रहा है, खासकर सीमा पर आने वाले आतंकवाद से। ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ समर्थन जुटाना पड़ता है, लेकिन कई बार बड़े देश अपने हित की वजह से, अपने फ़ायदे की वजह से खुलकर सपोर्ट नहीं कर पाते। मतलब इंडिया काफ़ी टाइम से आतंकवाद की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, खासकर बाहर से आने वाले खतरों की वजह से। और इससे क्या होता है, इससे जो देश की सिक्योरिटी है उस पर सीधा असर पड़ता है और इंडिया को दूसरे देशों से हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन हर बार दूसरे देशों से पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं मिल पाता, फुल सपोर्ट नहीं मिल पाता, और इसी रीज़न की वजह से टेररिज्म अभी भी इंडिया के लिए एक सीरियस टेंशन बना हुआ है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो आतंकवाद और सुरक्षा संबंधित खतरे हैं ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी के सामने जो अगला सबसे बड़ा चैलेंज है वो है महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखना। मतलब आज की दुनिया बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर हो रही है, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना जैसी बड़ी शक्तियां हैं। भारत को इन सभी के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और भारत पूरी कोशिश कर रहा है इन सभी देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आज की दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना जैसे बड़े बड़े देशों का अपना अपना पावर है, इसीलिए वर्ल्ड अब मल्टीपोलर बनता जा रहा है। और इसी रीज़न की वजह से इंडिया को भी इन सभी देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने पड़ते हैं। एक तरफ अमेरिका के साथ इंडिया पार्टनरशिप बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ रशिया से डिफेंस रिलेशन भी बनाए रख रहा है, और इसीलिए इन सभी रीजंस की वजह से इन बड़े देशों के बीच बैलेंस बनाकर चलना इंडिया के लिए आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर इंडिया रशिया से ज़्यादा ऑयल खरीदता है तो अमेरिका और इंडिया के बीच तनाव बढ़ जाते हैं। तो इसी रीज़न की वजह से
सभी देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना काफ़ी ज़्यादा कठिन है इंडिया के लिए। तो भारत की विदेश नीति के सामने जो अगला चैलेंज है वो है आर्थिक कूटनीति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। मतलब भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत करनी है और इसके लिए उसे विदेशी निवेश लाना, निर्यात बढ़ाना और व्यापार समझौतों में अपने हित की रक्षा करनी होती है। लेकिन अन्य देशों जैसे खासकर चीन, इसके साथ प्रतिस्पर्धा और व्यापार घाटा भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो भारत को ग्लोबली इकोनॉमी में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना है, यानी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना है और इसके लिए उसे इन्वेस्टमेंट लाना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना और ट्रेड डील्स में अपने फ़ायदे को बढ़ाना है। लेकिन चाइना जैसे देशों के साथ टफ कंपटीशन और ट्रेड गैप इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसी रीज़न की वजह से इकोनॉमी में आगे बढ़ना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो भारत की विदेश नीति के सामने जो अगला चैलेंज है वह ऊर्जा सुरक्षा और संसाधनों की उपलब्धता। मतलब भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है, खासकर तेल और गैस के लिए। और अगर मध्य पूर्व में कोई संकट होता है तो इसका सीधा असर भारत पर देखने को मिलता है। जैसे कि आपको पता ही है, इस टाइम गैसेस के जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और सिलेंडर की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और इसी रीज़न की वजह से भारत को अलग अलग देशों से ऊर्जा स्रोत सुरक्षित करने और नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो भारत अपने एनर्जी नीड्स के लिए काफ़ी हद तक गैस पर डिपेंड करता है, खासकर मिडल ईस्ट से। अगर वहाँ पर कोई भी क्राइसिस होते हैं तो उसका सीधा असर इंडिया पर देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है करंट में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिलेंडर की शॉर्टेज हो गई है, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। और इसी रीज़न की वजह से इंडिया को अलग अलग जगहों से एनर्जी सिक्योर करनी होगी और रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के सामने जो अगला चैलेंज है वो है वैश्विक मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, यानी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है और भारत को एक तरफ अपने विकास को आगे बढ़ाना है तो दूसरी तरफ पर्यावरण की रक्षा करनी है, यानी इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। और इसी रीज़न की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को संतुलित नीति अपनानी पड़ती है, जिससे विकास भी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। तो अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊं तो जलवायु परिवर्तन एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और इंडिया को इसके साथ डेवलपमेंट भी करनी है और इन्वायरमेंट को भी सेव करना है, यानी बचाना है। और इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहाँ ग्रोथ भी हो और नेचर भी सेफ रहे। एंड दैट्स वाई डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच बैलेंस बनाना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के सामने जो अगला चैलेंज है वह है प्रवासी भारतीयों से जुड़े मुद्दे। मतलब दुनिया के कई देशों में भारतीय रहते हैं, यानी इंडियंस रहते हैं, और उनकी सुरक्षा और हितों की रक्षा करना इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और संकट के समय जैसे युद्ध हो या फिर महामारी हो, उन्हें सुरक्षित वापस भी लाना इंडिया की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके साथ ही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो दुनिया के कई देशों में इंडियंस रहते हैं और इसीलिए उनकी सेफ्टी और राइट्स का ध्यान रखना इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब कभी भी कोई क्राइसिस आता है, जैसे वॉर हो या फिर पैंडेमिक हो, तब उन्हें सेफली वापस लाना भी ज़रूरी है। और इसीलिए विदेश में रहने वाले इंडियंस की सुरक्षा भी करना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो भारत की विदेश नीति के सामने जो अगला चैलेंज है वो है तकनीकी और साइबर सुरक्षा की चुनौती। मतलब आज के टाइम में साइबर सुरक्षा और नई तकनीक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। डेटा चोरी, साइबर हमले और तकनीकी प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दे भारत की विदेश नीति को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। और इसी रीज़न की वजह से भारत को इन एरियाज़ में भी मजबूत बनना ज़रूरी है। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आज के टाइम में साइबर सिक्योरिटी और नई टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि डाटा चोरी, साइबर अटैक्स जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। और ये जो इश्यूज़ हैं ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, खासकर जब टेक्नोलॉजी कंपटीशन में आती है। एंड दैट्स वाई इंडिया को साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग बनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के सामने जो अगला सबसे बड़ा चैलेंज है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रभाव बढ़ाने की चुनौती। मतलब
भारत संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपनी भूमिका और प्रभाव को बढ़ाना चाहता है, खासकर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम शॉर्ट में यूएनएससी भी कहते हैं। भारत उसका स्थायी सदस्य बनना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे कई देशों का समर्थन जुटाना पड़ता है, जो कि अभी भी पूरी तरीके से नहीं मिल पाया है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो भारत यूनाइटेड नेशंस जैसे बड़े मंचों पर अपना रोल बढ़ाना चाहता है, खासकर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें वो परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, लेकिन इसके लिए कई देशों का सपोर्ट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और जो सपोर्ट अभी तक भारत को नहीं मिल पाया है। एंड दैट्स वाई ग्लोबल लेवल पर अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाना इंडिया के लिए अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के सामने कौन कौन से चैलेंज हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 21वीं सदी में यानी 21st सेंचुरी में भारत की विदेश नीति को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मतलब इंडियन फॉरेन पॉलिसी के सामने कई सारी चुनौतियाँ हैं, और इससे निपटने के लिए भारत को समझदारी, संतुलन और सक्रिय कूटनीति अपनानी होगी, यानी सही स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, ताकि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए विश्व में अपनी मजबूत पहचान बना सके, यानी वर्ल्ड में एक अपना स्ट्रॉन्ग इमेज बना सके। भारत और चीन के बीच रिलेशन के बारे में बताइए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, उसके बारे में बताइए। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक परिचय देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि भारत और चीन एशिया के दो सबसे बड़े देश हैं, जिनका आपसी रिश्ता हजारों साल पुराना है। कभी रेशम मार्ग से व्यापार तो कभी बुद्ध धर्म का प्रसार, लेकिन आज के दौर में भी ये रिश्ता दोस्ती और टकराव दोनों का मिला जुला रूप बन गया है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो भारत और चीन पुराने समय से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कभी व्यापार के जरिए तो कभी संस्कृति से। आज दोनों देश बड़े ताकतवर हैं, लेकिन इनके बीच कभी दोस्ती होती है तो कभी टकराव भी हो जाता है। तो आइए अब हम भारत और चीन के रिलेशन के बैकग्राउंड को समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हजारों सालों से भारत और चीन दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे। प्राचीन काल में रेशम मार्ग से दोनों देशों के बीच व्यापार और विचारों का आदान प्रदान होता था। तो आइए हम बात करते हैं भारत और चीन के बीच आर्थिक और व्यावसायिक संबंध के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापारिक संबंध के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत और चीन दोनों ही बड़े व्यापारिक देश हैं, जिनके बीच बड़े पैमाने पे बिजनेस होता है। भारत और चीन दोनों देश एक दूसरे के प्रमुख व्यापारी साथी हैं। दोनों देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, यातायात उपकरण, खाद्य उत्पाद शामिल हैं। मतलब भारत और चीन के बीच बड़े पैमाने पे बिजनेस होता है। भारत चीन से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मशीन मंगवाता है, वहीं चीन को कई वस्तुएं एक्सपोर्ट भी करता है। दोनों देश एक दूसरे के बड़े बिजनेस पार्टनर हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आर्थिक संबंध के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि निवेश के मामले में चीन ने भारत में बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया है, खासकर बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। भारतीय कंपनियां भी चीन के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं। मतलब भारत और चीन के बीच पैसों का लेन देन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। चीन ने भारत में सड़कों, टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों में खूब इन्वेस्ट किया है, और वहीं दूसरी तरफ भारत की कुछ कंपनियां भी चीन में अपना जो व्यापार है उसे फैला रही है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं भारत और चीन के बीच संघर्ष के बारे में, यानी तनाव के मुद्दे के बारे में। तो सीमा विवाद भारत और चीन के बीच सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और लंबे टाइम से चले आ रहा इशू है। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, आक्साई चीन, गलवान घाटी और डोकलाम जैसे क्षेत्र विवाद के प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो भारत और चीन के बीच सबसे बड़ी टेंशन की वजह है उनकी बॉर्डर। लद्दाख, अरुणाचल, आक्साई चीन, गलवान घाटी और डोकलाम जैसे इलाकों को लेकर अक्सर झगड़ा होता है, और इसी बात को लेकर दोनों देशों में काफ़ी ज़्यादा तनाव भी बढ़ चुका है। तो आइए इन विवादों को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे
डोकलाम विवाद के बारे में, फिर हम बात करेंगे आक्साई चीन विवाद के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे गलवान घाटी विवाद के बारे में, फिर हम बात करेंगे लद्दाख क्षेत्र के विवाद के बारे में और लास्ट में हम बात करेंगे समुद्री तनाव के विवाद के बारे में। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद के बारे में। तो भारत और चीन दोनों ही देशों के बीच अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को लेकर विवाद है। चीन अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है, जबकि भारत अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र को अपना हिस्सा मानता है। इसी एरिया को लेकर भारत और चीन के बीच संघर्ष कई सालों से चले आ रहे हैं। मतलब भारत और चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर कई सालों से झगड़ते आ रहे हैं। भारत इसे अपना हिस्सा मानता है, जबकि चीन इसे तिब्बत का हिस्सा कहता है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डोकलाम विवाद के बारे में। तो डोकलाम भारत, चीन और भूटान के त्रिकोणीय सीमा बिंदु के पास स्थित है। डोकलाम भूटान का हिस्सा है और भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। 2017 में चीन ने डोकलाम क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य शुरू किया, जिससे भारतीय सैनिकों के द्वारा रोका गया, जबकि बाद में ये एरिया भी चीन भारत का विवाद बन गया। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो डोकलाम भूटान का इलाका है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। 2017 में जब चीन ने वहां सड़क बनानी शुरू की तो भारत ने रोक दिया। तभी से ये इलाका भी भारत चीन के विवाद का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आक्साई चीन मुद्दे के बारे में। तो भारत और चीन के बीच आक्साई चीन एरिया को लेकर विवाद है। ये एरिया लद्दाख में स्थित है, जो कि भारत का हिस्सा है, लेकिन चीन इसे अपना एरिया मानता है। 1962 के युद्ध में चीन ने इस एरिया को ऑक्यूपाइड कर लिया था। इस एरिया में भारत और चीन के बीच सीमा समझौते पर भी अभी तक कोई सहमति नहीं हुई है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आक्साई चीन लद्दाख में एक इलाका है जिसे भारत अपना मानता है, लेकिन चीन भी इस पर दावा करता है कि वो उसका है। 1962 के युद्ध में चीन ने इस पर कब्जा कर लिया था और अब तक इस पर दोनों देशों के बीच कोई पक्का एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गलवान घाटी विवाद के बारे में। तो गलवान घाटी विवाद 2020 में भारत और चीन के बीच लद्दाख में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास गलवान घाटी में हुआ था, जो कि एक सैन्य टकराव था। 2020 को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच एक हिंसक झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों और कई चीनी सैनिकों की जान चली गई। ये झड़प लाठी, पत्थर और लोहे के रॉड से हुई, जिसमें गन्स का यूज नहीं किया गया। इस विवाद ने भारत चीन संबंधों में गहरा तनाव पैदा कर दिया। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो गलवान घाटी में 2020 में भारत और चीन के बीच सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे। इस हिंसा ने दोनों देशों के रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर दिया था। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लद्दाख विवाद के बारे में। तो भारत और चीन के बीच लद्दाख एरिया को लेकर विवाद है। 1962 के भारतीय चीन युद्ध के बाद से लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन के बीच सीमा समझौते पर अभी तक कोई भी आपसी सहमति नहीं हुई है। 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद लद्दाख एरिया की सीमा, सुरक्षा और विवादों को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ गया है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो लद्दाख को लेकर भारत और चीन के बीच लंबे टाइम से विवाद चला आ रहा है। 1962 की लड़ाई के बाद से अब तक सीमा पर कोई साफ और क्लियर एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। 2020 की गलवान झड़प के बाद इस इलाके में टेंशन और भी ज़्यादा क्रिएट हो गई है। तो लास्ट है समुद्री तनाव। तो हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां भारत के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, जो कि चीन और भारत के रिलेशन को इफेक्ट करती है। भारत ने चीन की इस बढ़ती गतिविधि को रोकने के लिए कई देशों के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए गठबंधन बनाया है, जैसे क्वाड गठबंधन। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सैन्य हलचल भारत को चिंता में डालती है। इसी वजह से भारत ने जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मिलकर क्वाड जैसे ग्रुप बनाए, ताकि इस इलाके में शांति और संतुलन बना रहे। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि भारत और चीन के बीच संबंध पुराने, जटिल और मिले जुले हैं। जहां एक तरफ व्यापार है, वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर का तनाव भी है। दोनों देशों को अपने मतभेद शांति से सुलझाकर सहयोग की दिशा में बढ़ना चाहिए,
ताकि एशिया और दुनिया में स्थिरता बनी रहे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति के क्या उद्देश्य हैं? भारत की विदेश नीति की विशेषताएं और सिद्धांतों को लिखिए। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि हर देश को अपने हितों की रक्षा के लिए दूसरे देशों से संबंध बनाने पड़ते हैं। भारत भी अपनी विदेश नीति के जरिए दुनिया से शांति, दोस्ती और सहयोग के रिश्ते बनाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं भारतीय विदेश नीति के क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करना। इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इसका चौथा ऑब्जेक्टिव है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। तो आइए हम बात करते हैं भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में, या फिर आप कह सकते हो भारतीय विदेश नीति के प्रमुख विशेषताओं के बारे में। भारत की विदेश नीति की पहली विशेषता है गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करना। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत ने शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था, जिसके तहत भारत ना तो अमेरिका के गुट में शामिल हुआ और ना ही सोवियत संघ के गुट में शामिल हुआ। भारत ने दोनों ही महाशक्तियों से दूरी बनाते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया और शीत युद्ध के प्रभाव को कम किया। भारत की विदेश नीति की दूसरी विशेषता है लोकतंत्र का सम्मान। भारत ने शुरू से ही लोकतंत्र का सम्मान किया है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का खिताब अपने नाम किया है। और मैं आपको बता दूं कि 1975 में जब इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लगाया गया था, तो उस समय बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब तो भारत से लोकतंत्र गया, लेकिन फिर भी दोबारा से भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ। यानी यहाँ हम ये देख सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र को ज़्यादा लंबे समय तक हटाया नहीं जा सकता, और यही भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है। भारतीय विदेश नीति की तीसरी विशेषता है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने बहुत लंबे समय से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को झेला है, और इन्हीं कठिनाइयों से निकलकर भारत ने आज़ादी प्राप्त की है। भारत हमेशा से ही चाहता था कि पूरी दुनिया से उपनिवेशवाद का अंत हो और कोई देश गुलाम ना रहे, सभी स्वतंत्र हों और सभी अपने फैसले खुद ले सकें। तो आइए अब हम बात करते हैं भारत के विदेश नीति की चौथी विशेषता के बारे में, जो कि है नस्लवाद और रंगभेद का विरोध। भारत हमेशा से ही नस्लवाद और रंगभेद का आलोचक रहा है, और भारत ने दक्षिण अफ्रीका में चल रहे रंगभेद को खत्म करने के लिए दक्षिण अफ्रीका की सहायता भी की है। तो भारत की विदेश नीति की पांचवी विशेषता है यूएनओ और विश्व शांति का समर्थन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत ने शीत युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियों से दूरी बनाते हुए शीत युद्ध के संघर्षों और मतभेद को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए थे। इसके अलावा भारत यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बनाए हुए सभी नियमों का पालन करता है। भारत की विदेश नीति की छठी विशेषता है पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध को बनाए रखना। भारत ने अपने पड़ोसी देशों को हर प्रकार की सहायता प्रदान की है, जिसमें आर्थिक सहायता से लेकर खाद्यान्न आपूर्ति तक शामिल है, ताकि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छा रिलेशन बना रहे। और आप जैसा कि जानते ही हैं, भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए सार्क की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना था। भारत की विदेश नीति की सातवीं विशेषता के बारे में, जो कि है राष्ट्रहित। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक देश चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील देश हो, सभी देशों के लिए राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि होता है। इसीलिए भारत ने भी अपनी विदेश नीति में राष्ट्र हित को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। भारत की विदेश नीति की आठवीं विशेषता है शस्त्रीकरण का विरोध और निशस्त्रीकरण का समर्थन। शस्त्रीकरण का मतलब होता है खतरनाक हथियारों को बनाना और इसकी टेस्टिंग करना, और निशस्त्रीकरण का मतलब होता है खतरनाक हथियार बनाने पर रोक लगाना। भारत हमेशा से ही शस्त्रीकरण का विरोध और निशस्त्रीकरण का समर्थन करता आ रहा है, ताकि विश्व में शांति और आपसी सहयोग बना रहे। भारत की विदेश नीति की नवी विशेषता है तेजी से आर्थिक विकास करना। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय भारत की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो ऐसे में भारत को तेज़ी से विकास करने की ज़रूरत थी। इसीलिए इसे ध्यान में रखते हुए भारत की विदेश नीति में तेज़ी से आर्थिक विकास करने को भी शामिल किया गया है।
तो अब हम बात करते हैं भारत की विदेश नीति की 10वीं विशेषता के बारे में, जो कि है अपनी संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत एक लंबे संघर्ष के बाद आज़ाद हुआ था। इसीलिए भारत को अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना जरूरी था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से आके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं भारत की विदेश नीति की 11वीं विशेषता के बारे में, जो है स्वतंत्र परमाणु नीति। तो भारत की परमाणु नीति में ये साफ साफ मेंशन है कि भारत सिर्फ शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा भारत पहला परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अगर भारत को ऐसा लगता है कि सामने वाला परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में भारत पहले भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं भारत की विदेश नीति की 12वीं विशेषता के बारे में, जो कि है स्वतंत्र विदेश नीति। भारत की विदेश नीति पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इसका मतलब यह है कि भारत अपने फैसले खुद ले सकता है। भारत को किस देश के साथ कैसे रिलेशन बनाने चाहिए, इस बात का फैसला लेने के लिए भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र है और भारत अपने राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए ही फैसले लेगा और नीतियाँ बनाएगा। बताना चाहता हूँ जो नोट्स हैं उसमें आपको अभी तक जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं विद आंसर सॉल्यूशन के साथ। और जो हमने प्राइस रखा है वो एकदम रीजनेबल प्राइस है, 49 रुपीज़ ओनली। और बाकी अगर यूट्यूबर्स की कंपैरिजन करें तो वो जो नोट्स का प्राइस रखते हैं वो 150 से 200 रुपये रखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने आपके लिए काफ़ी रीजनेबल प्राइस रखा है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट से कमेंट करते हैं कि आप पीडीएफ को क्यों सेल करते हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यूट्यूब से उतनी इनकम नहीं हो पाती, यूट्यूब से हमारा खर्चा भी नहीं निकल पाता अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो। क्योंकि जो एजुकेशनल वीडियो होती है आप खुद ही सोचिए, जो एजुकेशनल वीडियो होती है आप कब वीडियो देखते हो, एग्जाम से सिर्फ 2 दिन पहले। और हम 6 महीने पूरी मेहनत करते हैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। और जो भी स्टूडेंट्स होता है वो 2 से 3 दिन पहले वीडियो देखता है, उसके बाद फिर 6 महीने कोई नहीं दिखता। ये रियलिटी है और उस 6 महीने तक कोई भी इनकम नहीं आती। और जो हमने प्राइस इसलिए रखा है क्योंकि हम जो आपके लिए बुक्स परचेज करके लाते हैंगे कम से कम उसकी कोशिश निकल सके और आप में से ज़्यादा 3 से 4 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 लोग परचेज करते हैं। तो हम सोचते हैं उतने से ही हमारी जो कोस्ट है वो निकल जाए बुक्स की, क्योंकि हमें भी बुक्स को परचेज करना होता है आपके लिए नोट्स बनाने के लिए। सो दैट्स वाई हमने प्राइस रखाएगा। और अगर हम बात करें बड़े यूट्यूबर की तो उनके जो सब्सक्राइबर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते होंगे और उनके जो व्यूज़ आते हैं वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख इस तरीके से आते होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर हमारे भी सब्सक्राइबर 5 लाख हो गए और हर वीडियो पे 1 लाख 2 लाख व्यू आने लगे तो हम भी आपके लिए जो पीडीएफ है वो फ्री कर देंगे। सो प्लीज़ अब कमेंट में ये मत कमेंट कीजिए कि जो आप जो पीडीएफ को सेल कर रहे हो सेल मत कीजिए, फ्री में प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि अभी हमारे पास कोई इनकम नहीं है, कोई भी इनकम नहीं आ रही है। अगर आप बात करें तो 6 से 7 महीने में हमें सिर्फ़ और सिर्फ 8 से 9 हज़ार रुपये ही आते हैं 6 महीने में, आप खुद सोचिए। और हमारा जो बुक है उसका भी कुछ नहीं निकल पाता। दैट्स वाई हमें पीडीएफ को सेल करना पड़ रहा है। और मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ अगर हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे और हर वीडियो पे 1 से 2 लाख व्यू आने लग जाएंगे तो हम भी आपके लिए जो पीडीएफ है वो फ्री कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भारत और अमेरिका के रिलेशन के ऊपर पूछा जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के रिलेशन के बारे में बताइए। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 21वीं सदी में यानी 21st सेंचुरी में भारत और अमेरिका के रिलेशन के बारे में बताइए। और कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि शीत युद्ध से पहले और शीत युद्ध के बाद अमेरिका और भारत के बीच जो संबंधों में बदलाव आए हैं उसके बारे में बताइए, यानी इंडिया और अमेरिका के रिलेशन के बारे में बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि जो अमेरिका है वो इंडिया को एक बड़े कंज्यूमर मार्केट के रूप में देखता है जहाँ पर अमेरिका की कंपनीज प्रोडक्ट बेचकर प्रॉफिट कमा सकती है। और इसके साथ ही इंडिया भी अमेरिका से हथियार और नई नई टेक्नोलॉजीज परचेज करता है, जिससे कि दोनों के बीच जो ट्रेड है और जो मजबूती है वो स्ट्रांग होती है। और इसीलिए इंडिया और अमेरिका के बीच जो रिलेशंस हैं उससे दोनों को फ़ायदा होता है।
तो ये तो हमने एक भारत और अमेरिका के बीच जो रिलेशन है उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लाइन पढ़ा था। तो चलिए हम बात करते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के रिलेशन कैसे थे। यानी हम बात करने वाले हैं 1947 से लेकर 1991 के बीच जो अमेरिका और इंडिया के बीच रिलेशन रहे उसको समझने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में अमेरिका और इंडिया के बीच जो रिलेशन थे वो उतने अच्छे नहीं थे। शीत युद्ध के समय दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। और इनमें से इंडिया ने किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ क्योंकि यूएस और जो सोवियत यूनियन है ये दोनों ही चाहते थे कि जो इंडिया है वो उसके ग्रुप में शामिल हो। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इन दोनों ही ग्रुपों में से किसी भी ग्रुप को नहीं चुना, यानी किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, बल्कि इंडिया ने अपनी एक अलग पॉलिसी बनाई और जिसे कहा गया गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइन मूवमेंट। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कदम था ये जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लिया गया था, यानी कि उनके टाइम पर उनके द्वारा लिया गया था ये डिसीजन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ क्योंकि अगर वो किसी भी ग्रुप में शामिल होता तो वो अपनी आज़ादी खो सकता था। क्योंकि अगर वो उस ग्रुप में शामिल होता तो उस ग्रुप के नियम्स उसे फॉलो करने होते, उसके रूल्स फॉलो करने होते हैं। लेकिन इंडिया ने किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ, इसीलिए इंडिया ने अपनी आज़ादी और संतुलन को बनाए रखते हुए दोनों ही ग्रुपों से दूरी बनाई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइम पर यानी 1947 से लेकर 1991 के बीच में जो इंडिया था वो अमेरिका की तरफ उसका झुकाव नहीं था। तो इसी रीज़न की वजह से हमें इस टाइम पर ये देखने को मिलता है कि जो अमेरिका का झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ता है, मतलब अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगता है। मैं आपको बता दूं कि शीत युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान को अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर बना लिया था और उससे अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक हेल्प दी। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की काफ़ी हेल्प की। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान सीटो और सेंटो का मेंबर भी बन गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। लेकिन इंडिया को ये चीज़ उसके खिलाफ लगी, जिससे हमें ये पता चलता है कि 1965 और 1971 के युद्धों में अमेरिका का जो झुकाव है वो पाकिस्तान की ओर देखने को मिला, जिसकी वजह से हमें इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशन है उसमें तनाव देखने को मिला, टेंशन देखने को मिली। और इसीलिए इस टाइम पर इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशन थे वो काफ़ी अच्छे नहीं थे। यानी कि इस टाइम पर हम कह सकते हैं कि इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशन थे वो काफ़ी अच्छे नहीं थे, वो काफ़ी बेकार रिलेशन थे। तो जिस तरीके से अमेरिका का जो झुकाव है वो पाकिस्तान की ओर देखने को मिला, इस टाइम पर जो भारत का झुकाव है वो सोवियत संघ की ओर देखने को मिला। यानी कि भारत का जो रिलेशन है वो सोवियत संघ के साथ अच्छा देखने को मिला। मतलब अमेरिका से दूरी बढ़ने पर इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर लिए, खासकर डिफेंस और इंडस्ट्री में। और इसके अलावा सोवियत यूनियन ने इंडिया को हथियार, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल सपोर्ट दिया। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1971 में इंडिया और सोवियत संघ के बीच एक संधि हुई थी और इस संधि की वजह से इंडिया और सोवियत संघ के बीच जो रिलेशन था वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। और इसी रीज़न की वजह से जो अमेरिका है उसे लगने लगा कि इंडिया सोवियत संघ की साइड करीब जाता जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका और इंडिया के बीच जो ट्रस्ट था वो और भी ज़्यादा कम हो गया था। और इसीलिए उस टाइम पर इंडिया और अमेरिका के जो बीच की दूरी है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, यानी तनाव बढ़ गया था, आप ये कह सकते हो। तो अब इसके कुछ टाइम बाद क्या होता है, इंडिया ने 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिस पर यूनाइटेड स्टेट्स यानी जो अमेरिका है और दूसरे वेस्टर्न देशों ने इसका विरोध किया था और इस पर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए थे, क्योंकि अमेरिका को ये डर था कि इससे जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका फैलाव बढ़ेगा। और इसीलिए उसने इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन में भी कम कर दिया। मतलब अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजीज़ को इंडिया के साथ शेयर करना कम कर दिया। और इसीलिए इस घटना के बाद इंडिया और अमेरिका के बीच जो दूरी थी वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये तो अभी तक हमने समझा शीत युद्ध से पहले की सिचुएशन के बारे में कि किस तरीके से अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशन थे वो उतने अच्छे नहीं थे। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं शीत युद्ध के बाद अमेरिका और भारत के रिलेशन कैसे थे। यानी आप कह सकते हो 1991 से लेकर अभी करंट टाइम तक यानी वर्तमान तक के जो रिलेशन है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शीत युद्ध के अंत के बाद यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और अमेरिका का जो रिलेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला। 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया और वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था में अपने सारे दरवाजे खोल दिए, जिससे कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई। जिससे आप ये समझ सकते हैं कि शीत युद्ध के खत्म होने के बाद और सोवियत संघ के विघटन के बाद यानी सोवियत संघ के टूटने के बाद इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 1991 में इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू किया, जिससे ग्लोबल मार्केट के लिए दरवाजे खुले और अमेरिका के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। यानी अमेरिका की जो कंपनी है उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू किया और इंडिया की काफ़ी सारी कंपनी है उन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड करना शुरू किया, जिसकी वजह से इंडिया और अमेरिका के बीच जो रिलेशन है वो पहले से बेटर होने लगे हैं। तो यहाँ से होती है एक नई शुरुआत। मतलब 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स बदल गई और इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को अपनाया। इसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल मार्केट के लिए खुल गई, ओपन हो गई और अमेरिका के साथ ट्रेड और कॉरपोरेशन बढ़ने लगा और धीरे धीरे दोनों देशों के बीच जो रिलेशन है वो बेटर होने लगे। तो इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, अमेरिका और इंडिया ने अपने अपने जो स्ट्रेटजीज हैं उसको एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। मतलब 2000 के बाद इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिलेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए। तो इसके बाद धीरे धीरे इंडिया और अमेरिका दोनों एक दूसरे के अच्छे पार्टनर बन गए। अब 2008 में इंडिया और यूएस के बीच एक सिविल न्यूक्लियर डील होती है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप था, जिससे इंडिया को ग्लोबल न्यूक्लियर सिस्टम में एक खास जगह मिल गई थी और इसके साथ ही उसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और तो और बाकी जितने भी जो देश थे उनसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अब इंडिया गेट कर सकता था, ले सकता था। और इसीलिए आप कह सकते हो कि इस डील के बाद इंडिया और अमेरिका के बीच जो रिलेशन थे, जो ट्रस्ट था और जो कॉरपोरेशन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो अब इसके बाद क्या होता है, इंडिया और अमेरिका दोनों के दोनों ही अपनी जो मिलिट्री है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू किया। मतलब शीत युद्ध के बाद इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच डिफेंस कॉरपोरेशन भी तेज़ी से बढ़ा। दोनों देश साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मलबार एक्सरसाइज, जिसकी वजह से उनकी कोऑर्डिनेशन और ताकत बढ़ती। और इसके अलावा अमेरिका ने इंडिया को मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी भी दिया और इसीलिए ये डिफेंस पार्टनरशिप दोनों देशों की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गई। तो इसके बाद क्या होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो चीन है वो अपना इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट था जिसकी वजह से इंडिया और जो अमेरिका है उसके रिलेशन अच्छे हुए, क्योंकि चीन के तेज़ी से बढ़ते हुए इकोनॉमिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस ने इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स को करीब ला दिया और दोनों ही देश इंडो पैसिफिक रीजन में बैलेंस बनाए रखने के लिए साथ में काम करने लगते हैं। और इसके अलावा अमेरिका और इंडिया क्वाड जैसे ग्रुप में जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर कॉरपोरेशन बढ़ा रहे हैं। और इसी रीज़न की वजह से चाइना के बढ़ते असर को, यानी कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको हैंडल करने के लिए इंडिया और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। तो अब इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिलेशन है वो सिर्फ डिफेंस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ट्रेड, एजुकेशन, साइंस, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी तक भी पहुँच चुके हैं। दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ रहा है, इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो अमेरिका में जाके पढ़ रहे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आज इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो हर फील्ड में स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिलेशन है वो अच्छे हैं। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अमेरिका इंडिया को एक बड़े कंज्यूमर मार्केट के रूप में देखता है, जहाँ पर अमेरिका की जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, इसीलिए ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव मार्केट बन गया है। जितनी भी जो अमेरिका की कंपनीज है वो इंडिया में अपने प्रोडक्ट को बेचकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है और इसीलिए इंडिया एक स्ट्रॉन्ग मार्केट के रूप में ग्लोबल कंपनीज को अपनी तरफ खींच रहा है। और इसके अलावा इंडिया और अमेरिका के बीच अच्छे रिलेशन का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है आतंकवाद, क्योंकि दोनों ही आतंकवाद के खिलाफ हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9/11 हमले के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच जो टेररिज्म है उसके खिलाफ कोऑपरेशन बढ़ गया और दोनों ही देशों ने इंटेलिजेंस शेयर करना शुरू किया और टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ
मिलकर एक्शन लिया, क्योंकि ये दोनों ही देश चाहते हैं कि दुनिया से जो आतंकवाद है वो ख़त्म हो जाए। इसीलिए दोनों के दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो टेररिज्म है उसके खिलाफ लड़ाई ने इंडिया और अमेरिका को एक दूसरे के करीब ला दिया। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो ये सारी की सारी डिटेल्स, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि शीत युद्ध के टाइम पर अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशन थे वो उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन शीत युद्ध के बाद अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हुए, काफ़ी ज़्यादा अच्छे और स्ट्रॉन्ग हो गए। और तो और अमेरिका और इंडिया दोनों ही एक दूसरे को एक अच्छा पार्टनर मानते हैं और एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करते हैं। हमने एक व्हाट्सअप चैनल का ग्रुप बनाया है जहां पर आपको एसओएल से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जैसे क्लासेस कब से शुरू होंगी, रिजल्ट कब तक आएगा, इंटरनल असेसमेंट कब होंगे, बुक्स आपको कहां और कब मिलेंगी। और उसके साथ ही अगर आपके किसी एग्ज़ाम में बैक आ गई है या फिर आपका एग्ज़ाम मिस हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं। तो आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं उसके बाद आप इस वीडियो पर दोबारा आया कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और हमारे बताए गए क्वेश्चन में थे कितने क्वेश्चन आपको आपका एग्ज़ाम में एग्जैक्टली देखने को मिले। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म हो उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे आप गेट से बाहर निकलते हो या फिर ट्रैवल करते हो मेट्रो में, रिक्शे में, बस में, ऑटो में, आप क्या कीजिए, इस वीडियो को दोबारा ओपन कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और कितने क्वेश्चन आए एग्जैक्टली जो हमने आपको बताया, क्योंकि आपका ये छोटा सा फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। और आपके यही छोटे छोटे फीडबैक हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और इसके साथ ही अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आप एग्ज़ाम से कितने दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपना एग्ज़ाम बताते हैं इस डेट को है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी एग्ज़ाम की डेट शीट कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए विद डेट, विद कंप्लीट एग्ज़ाम नेम, जिससे कि हम आपके लिए आगे की वीडियो अच्छे से बना सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से इन नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकोगे। जैसे ही आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो सबसे ऊपर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, जो कि है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। और जैसा कि आप देख सकते हो जो नोट्स हैं वो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक, हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको टेलीग्राम चैनल और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है इसे ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि एसओएल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इसके अलावा हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे वेबसाइट का लिंक, जहाँ से आप नोट्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हो आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाते हो और आपको जिस भी सेमेस्टर के नोट्स डाउनलोड करने हैं आप सिंपली वहां से इजीली डाउनलोड कर सकोगे। और जैसा कि आप देख सकते हो हमने सबसे पहले प्रोवाइड किया है लेटेस्ट सिलेबस, जो कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। उसके बाद हमने आपको प्रोवाइड किया है क्वेश्चन पेपर, जिससे कि आपको ये नॉलेज हो सके कितने नंबर का पेपर आता है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और कितने टाइम में आपको क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना होता है। और इसके अलावा साथ ही साथ आपको सारे के सारे लिंक्स भी मिलने वाले हैं। और इसके बाद यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इस पीडीएफ के अंदर। और जैसा कि आप देख सकते हो हर एक पेज के नीचे हमने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, जिससे कि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इनके जो आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है। अगर आप 1 से 2 बार पढ़ते हो तो आपको वो जो आंसर्स हैं वो डायरेक्टली याद ही हो जाएंगे और टू द पॉइंट आंसर हैं। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके हमने आंसर्स बनाए हैं और अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्ज़ाम में लिख के आते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे।
और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आपने उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया, तो इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो कि हर साल आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, और ये वही सभी क्वेश्चंस हैं और उनके जो आंसर हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।